अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और मैं एक सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम लोग इन दिनों बहुत परेशान थे। बात ये थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे, तनख्वाह बस इतनी थी कि गुज़र औकात हो जाती थी। मैं अभी ज़ेरे तालीम था, मुझसे 2 बहनें छोटी थीं, वो भी स्कूल में पढ़ रही थीं, लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई माकूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़श्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वक्फे वक्फे से किराया बढ़ा रहा था, मगर इसे भी अंदाज़ा था कि अब्बा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस में ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। इसी बना पर मालिक मकान लिहाज करता था, मगर कब तक। आखिर इसे यही तरकीब सूझी कि मकान खाली करवा कर इसमें कुछ रद्दो-बदल करके नए किराएदारों को ज़्यादा किराए पर दे दे। दूसरा फ़ायदा इसे ये था कि एडवांस की माकूल रकम भी मिल जाती। हमसे तो इसने एडवांस नहीं लिया था। अब्बा को भी एहसास हो गया कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मंगा किराया अदा कर सकते, सो उन्होंने भी इसमें आफियत जानी कि कोई और मकान तलाश कर लिया जाए। जिस मकान में हम रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था, नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश रही कि किसी खूबसूरत घर में रहें, मगर ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसका पूरा होना फिलहाल नामुमकिन था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई थी, अम्मी की ख्वाहिश ने फिर सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती हैं, कभी अच्छा पहना या अच्छा ना खाया, छोटी छोटी ना आसूदा ख्वाहिशों के जाल में जकड़ रही हैं। वो इस पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती संवारती रहती थी। आंगन कच्चा था, मगर अम्मा ने छिड़क छिड़क कर पानी सीमेंट जैसा बना दिया था इसका फर्श। दीवारों के साथ साथ गुलाब, मोतिये के पौधे और दीवार पर चंबेली चढ़ी हुई थी। बरामदे में गमलों को मुख्तलिफ किस्म के रंग के फूलों से सजाया हुआ था। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ कभी इनके दिन भी फेर दे और इन्हें भी एक खूबसूरत घर मिल जाए। ये ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर इनकी ज़बान पर आ जाती थी। अब्बा इनकी इस ख्वाहिश पर चिढ़ जाते और अक्सर दोनों में तल्ख कलामी हो जाती। अब मालिक मकान ने जब मकान खाली करवाने का तहैया कर ही लिया तो नाचार अबू को नया घर ढूंढना ही पड़ा। अब्बा चाहते थे कि ऐसी जगह घर हो जहां से मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल नज़दीक पड़े, बस स्टाफ भी दूर ना हो और मार्केट भी करीब हो और आबादी भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियां किराए के मकान में नहीं हो सकती थी। मैं अब्बा के साथ सुबह घर देखने जाता था। जब कभी मैं निकलने लगता तो अम्मी आहिस्ता से कहती घर अच्छा बना हुआ हो, और मैं मुस्बत अंदाज में सर हिला देता और दिल में ठान लेता कि जल्द से जल्द पढ़ लिख कर जो काम करूंगा वो ये होगा कि एक अच्छा सा घर बनाऊं, ऐसा घर जो अम्मी की उमंगों पर पूरा उतरे। अब्बा तो ये काम जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हम जहाँ कहीं भी घर देखने गए, अगर अब्बा की ख्वाहिशों के मुताबिक हो तो किराया इतना ज्यादा होता था कि अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर किराया कम होता तो मुर्गे के डब्बे जैसा फ्लैट या मकान मिलता, ऐसा खराब के जिसमें रहने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे, अब्बा की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जो एक स्टेट एजेंसी का मालिक था। इसने बताया कि इसके पास कई मुनासिब घर मुनासिब किराए पर मौजूद हैं। एक घर की तो इसने इतनी तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं और हिदायत कर कर गए हैं बेशक किराया ज्यादा ना लेना, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर को रखना जानते हों। वो तो चौकीदार रख कर जा रहे थे, मगर मैंने मशवरा दिया कि चौकीदार ना रखें, उसको तो बस चरपाइयाँ तोड़नी आती हैं और आपको उल्टा पैसे देने पड़ेंगे और घर भी गफलत की नज़र हो जाएगा। बच्चे बाहर के खेलते हुए शीशे तोड़ देंगे और दीवार के गमले और पौधे सारे खराब हो जाएंगे। इसने मजीद बताया कि घर बहुत अच्छा है, बस आबादी से जरा दूर है, थोड़ा सा पैदल चलने के बाद स्टाफ मौजूद है और बाजार वगैरह भी है। अब्बा का ख्याल था कि जैसा घर वो बता रहा है इसका किराया तो बहुत ही ज्यादा होगा, फिर आबादी से भी दूर है तो मेरी बहनों और मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होगी। अब्बा तो अपनी 20 साल पुरानी बाइक पर ऑफिस चले जाते थे। अब्बा ने इनकार करना चाहा तो वो शख्स सर हो गया कि आप आए तो सही, एक नज़र देख लें, फिर किराया पूछिएगा। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक हो तो बेशक ना लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है हमारी। आखिर कुछ दिनों बाद हर जगह से मायूस होकर मैं और अब्बा इस इलाके में पहुंच गए जहां वो घर मौजूद था। इस इलाके से कुछ दूर इस शख्स की स्टेट एजेंसी थी।
जब हम वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई छोटा मोटा घर नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत बंगला था। बाहर यहाँ से वहां तक लॉन था, फूल पौधे थे, मगर देखभाल ना होने की वजह से घास लंबी हो गई थी और पौधे तकरीबन सूख रहे थे, मगर घर बहुत शानदार था। 3 बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, अमेरिकन किचन, टाइल्स लगे बाथरूम और इनमें खूबसूरत टब और जदीद तर्ज के नलके और शावर लगे हुए थे। अब्बा एकदम सटपटा कर बोले कि भाई ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हम इस काबिल नहीं कि इस बंगले का किराया अदा कर सकें, हमें तो कोई छोटा मोटा घर चाहिए, ये महल हम क्या करेंगे? उस आदमी ने जवाब दिया, साहब आपको बताना ये है कि मालिक मकान इसके किराए की फिक्र नहीं करते, वो तो ये चाहते हैं कि इस घर की देखभाल होती रहे, वरना तो उल्टा इनको चौकीदार के पैसे देने पड़ते, चौकीदार रखकर। आप जितना किराया इस घर का दे रहे हैं, जहां आप रहते हैं, इतना ही दे दीजिएगा, मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि मैंने घर किसी शरीफ आदमी के हवाले किया है। अब्बा एकदम हैरान होकर बोले, क्या मतलब? मैं तो इस मकान का सिर्फ 1500 देता हूँ। वो आदमी भी जरा हैरान हुआ और सवालिया अंदाज में बोला, 1500? वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, अच्छा ये बताएं कि आप लोग घर की देखभाल तो सही तरह कर लेंगे ना? बाज लोग घर का सत्यानाश कर देते हैं। दरअसल मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि आपकी वाइफ ने घर बहुत अच्छा रखा हुआ है। इस शख्स ने अब्बा के ऐसे दोस्त का हवाला दिया जो इत्तफाक से इसका भी जानने वाला था और इसने इस शख्स की मुलाकात करवाई थी। ठीक है अब्बा, घर अच्छा है, अम्मी तो कितना ख्याल रखती हैं घर का। मैंने फौरन हामी भर ली, शाम को अम्मी को ले आएंगे, वो घर देखकर खुश हो जाएंगी। मैं बाइक पर फरहा और सबा को स्टाफ तक छोड़ दिया करूंगा, मेरे लिए तो स्टाफ ज्यादा दूर नहीं है। उस शख्स ने कहा, और क्या, जवान बच्चे हो? अब्बा सोच में पड़ गए, इसके सिवा और चारा भी नहीं था और कोई दूसरा घर भी दस्तयाब नहीं था, अगर था तो किराए बहुत थे उनके। अब्बा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं कल आकर बताऊंगा। मैं रास्ते भर अब्बा को कायल करता रहा कि अब्बा घर बहुत अच्छा है, आसपास और भी घर बन रहे हैं। फिर मालिक तवील अरसे के लिए बाहर गए हैं, फिलहाल 4-5 साल इनके आने की उम्मीद नहीं है। इस अरसे में मैं नौकर भी हो जाऊंगा तो हम अपना घर ले लेंगे। दरअसल मैं चाहता था कि अम्मी खुश हो जाएं। घर पहुंचकर सबसे पहले अम्मी को खुशखबरी सुनाई। अम्मी तो एकदम पुरजोश हो गईं और बोली कि अगर अंधेरा ना होता तो मैं अभी चल पड़ती। अब्बा जब किसी काम से बाहर गए तो मैंने दिल खोल कर इस घर की तारीफें की और एक एक चीज की तफसील बताई। अम्मी सारी तफसील सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और एक कमेटी भी डाली है तो लंबी मगर जल्द मिल जाएगी। हम इन पैसों से ड्राइंग रूम के लिए सामान खरीदेंगे। अम्मी बड़ी देर तक ख्वाब बुनती रहीं और मैं भी खुश होता रहा। छोटी बहनें भी खुश हो रही थीं। अगले रोज अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हुए। अब्बू ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफी दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि अब्बा को दूसरा घर मिल नहीं रहा, फिर भी इस घर में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल जब हम सब वहां पहुंचे तो अम्मी का मुंह खुला का खुला रह गया। बहनें भी बहुत खुश हुई। एक बहन बोली, भाई यहाँ पढ़ने का तो कितना मजा आएगा। दूसरी बोली, शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर के चक्कर लगा रही थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर इनको मिल जाएगा और वो बोली, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं बाखुशी रह सकती हूँ। फिर इनकी निगाह साथ वाले प्लाट पर पड़ी। वहाँ भी एक नामुकम्मल घर मौजूद था। ये भी बन रहा है, शायद खुदा करे अच्छे पड़ोसी हों। हम बड़ी देर तक वहाँ रहे। अब्बा ने जब सबको राजी बराजी देखा तो वापसी पर स्टेट एजेंसी वाले से बात तय करके आ गए। कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने नया घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, घर दमकने लगा। मामूली सा सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहन किचन में दिल लगाकर काम करती थी और मैं टब में पानी भरकर नहाता और अम्मी सारा दिन कैंची से घास बराबर करती थी। इन्हें बागवानी का बहुत शौक था। गर्ज घर बहुत जल्दी निखर गया, लेकिन हमने आसपास वाली आबादी को गौर नहीं किया और ना ही वहाँ किसी के बारे में जानना चाहा। हम सब मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाकया था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। इसके जिस्म और मुंह पर साबुन लगा हुआ था कि पानी चला गया।
اس نے دروازے سے امی کو آواز دی تو امی دوڑتی ہوئی گئیں۔ انہوں نے کہا کہیں سے کوئی وال بند ہو گیا ہوگا ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں پانی بھر کر دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھولا پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اس نے صحیح طریقے سے نلکا کھولا نہیں ہوگا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نلکا پھر اچانک کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا ہے۔ امی نے واپس جا کر نلکا بند کیا مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھی کہ نلکے خراب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا تو پانی بند ہو گیا۔ پھر جب وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم میں، امی اپنے آپ میں بڑبڑانے لگی۔ مجھے تھوڑا پلمبر کا کام آتا تھا، میں نے سارے نلکے چیک کیے لیکن سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہ دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا، نہ ٹب کے نلکوں سے اور نہ ہی بیسن کے نلکے سے۔ میں نہ چاہتے ہوئے باتھ روم سے نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا اپنا آپ بند ہو گیا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن اچانک بولی یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فوں فوں کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ بھی نہ کہنا، وہ تو بات کا بتنگڑ بنا لیں گے۔ امی نے دونوں بہنوں کو گھورتے ہوئے سمجھایا۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی گھررا رہی ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا اور وہ پھولی ہوئی تھی اور اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اس طرح کی آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر بولی دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا آپ نے کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں جسے دیکھ کر وہ فوں فوں کرے، نہ کوئی اور جانور ہے، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی، مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ وہ بولی بھیا پانی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا؟ صبح امی نے مشین چلائی تھی اور ٹینکی اوور فلو ہو گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اس نے نلکا کھول کر دکھایا، باقی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نلکے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹینکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو ایک اور مصیبت آ گئی، کالج کو دیر جو ہو رہی ہے۔ میں نے ٹینکر دوبارہ کھول کر دیکھا تو اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا، بھاگ کر امی کو بلایا تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینکی میں پانی کی بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا۔ یوں سب نے ہاتھ منہ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھو کر نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا امی پانی تو آ رہا ہے۔ امی بولی ہاں ٹینکی میں صبح میں نے پانی تو بھرا تھا مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ امی نے کہا تمہیں غلط فہمی ہوگی۔ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا مطلب کیا تھا؟ میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکنا اٹھایا، میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا، یہ کیا معمہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک رشتے کے ماموں تھے، وہ تھوڑے ایب نارمل تھے، بہت کم کھاتے تھے اور بہت کم بات کرتے تھے۔ کھانے میں کچھ جو دے دیا تو کھا لیا، نہ دیا تو نہ کھایا۔ کسی نے منہ دھلا دیا تو دھو لیا اور نہ ہفتوں تک ایسے ہی گھومتا رہا۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگی تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئیں۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی تھی اور اس کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا تھا،
इस तरह मामू के सर के बाल भी खड़े हुए थे। इनका रंग बिल्कुल सफेद हो रहा था और वो हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहा। मैं आगे बढ़ा, अम्मी, अब्बा और बहनें सब जमा हो गई। कौन मामू, कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा? मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ नजर नहीं आया। मामू बोले, ये इसके दांत बाहर हैं और सर पर सींग है। उन्होंने अंधेरे बाथरूम में इशारा किया। अम्मी ने इतनी देर में आयतों का विर्द करना शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नजर आ रहा था। फिर अचानक वो नॉर्मल हो गए। फिर अचानक बोले कि वो गया, वो चला गया, लेकिन उनका रंग जर्द हो रहा था। 3-4 दिन सुकून से गुजरे। मैं लॉन में बैठा था। असर का वक्त था कि अचानक मेरे सामने एक सांप का फन लहराया। मैं खौफजदा होकर उठने लगा कि घास में से सांप निकल आया। मगर सांप से ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि सांप किसी अनदेखे हाथ में था और कोई इसे रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मैं हलक से कोई आवाज भी ना निकाल सका और बैठे बैठे पसीने में नहा गया। इस घर में जरूर कोई बला है, कोई आसेब है, कुछ भी है जरूर। हमें ये घर फौरन छोड़ देना चाहिए। मैं सोच रहा था। अब्बा ने घर में दाखिल होते हुए मुझे गुमसुम हालत में देखा और इधर ही चले आए। अब्बा पर मेरी यूं ही नजर पड़ी। मैं खौफ से चिल्लाया, अब्बा, सांप। अब्बा ने कहा, कहाँ है? अब्बा समझे कि घास में सांप नजर आ रहा है, मगर मैं खला में देख देकर इशारे कर रहा था। अब्बा को वो सांप नजर नहीं आया। फिर सांप मेरे सामने से भी गायब हो गया। मैंने खौफजदा आवाज में कहा, अब्बा, ये घर छोड़ दें, यहाँ कुछ है। खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया। सब मेरे सिरहाने जमा हो गए। अम्मी बढ़ बढ़कर फूंकने लगी। अब्बा यकीनी बेयकीनी के अंदाज में बुड़बुड़ाए, और लो खूबसूरत मकान, तुम्हें और तुम्हारी माँ को शौक था। आज भी ऑफिस में एक आदमी ने बताया है कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहाँ क्यों जाने लगे? मैं अभी तक खौफजदा था। लगता था मेरे सामने कोई सांप लहरा रहा है। मैं बोला, नहीं अब्बा, हम चलेंगे। अम्मी और बहनें मेरे माथे पर भीगी पट्टियां रख रही थीं। इनमें से कोई भी कुछ ना बोला। अम्मी तो बिल्कुल खामोश थीं। बहुत जल्द हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन हम आखिरी कमरे का सामान पैक कर रहे थे, इस दिन गेट पर अम्मी को एक खातून मिली। इनके साथ इनका बेटा भी था। वो इस घर के सामने रुकना नहीं चाह रही थी। उन्हें ये भी खबर नहीं थी कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वो अम्मी से कह रही थी, बहन, सच पूछे तो मुझे इस घर से बड़ा डर लगता है। मेरा बेटा मुझे जबरदस्ती लाया है। ये कहता है ख्वामख्वाह इस घर को बदनाम किया हुआ है। चल कर देखें, 2 माह से लोग इसमें मौजूद हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों, इस घर के बारे में क्या मशहूर है? मैंने पूछा, बेटा, इस घर में कभी कोई 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिका। हद तो ये कि मालिक मकान भी नहीं रह सके। वो शहर में दूसरे घर में रहते हैं। बार बार लोगों को धोखे से घर किराए पर देते हैं, मगर घर आसेब ज़दा है। इसके साथ वाले प्लाट पर भी साया है। जो लोग ये घर बनवा रहे थे, 2-3 मजदूरों की हलाकत के बाद अधूरा छोड़कर चले गए। मेरा बेटा कहता है कि ये सब कहानियां हैं, मुझे जबरदस्ती आपसे मिलवाने लाया है। मगर मुझे तो अभी भी डर महसूस होता है। आपको डर नहीं लगता क्या? अम्मी अभी जवाब नहीं दे पाई थी कि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकली, अम्मी, सब नलकों से खून आ रहा है। अम्मी अंदर भागी। मैं भी अंदर आया। किचन के बेसन में खून भरा हुआ था। जो भी नलका खोलते पानी की बजाय खून आ रहा था। खौफ से सबका बुरा हाल था। आखिरकार हम लोगों ने उसी दिन इस खूबसूरत बला जैसे घर को खुदा हाफिज कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि इनका फिर इरादा बदल गया था। उन्होंने अब्बू से कहा था कि इसलिए सबको खून नजर आया और हमने घर छोड़ दिया।